हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न को पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज पृथ्वी से जुड़े सभी भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को तो देखते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो देखिए यह 23.5 डिग्री झुकी है। कितने? 23.5 डिग्री। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन मौजूद है, तो देखिए यह है पृथ्वी। कौन सा ग्रह? पृथ्वी, जिस पर जीवन मौजूद है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो देखिए यह 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो देखिए यह व्यास है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर का है। इतना 12,714 किलोमीटर का ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किस ओर? पश्चिम से पूरब की ओर, अपने अक्ष पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो देखिए पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चक्कर पूरा करती है, जिसे पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो देखिए दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूरने के कारण यह दिन और रात होते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं, यानी वर्ष बनते हैं? तो देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण वर्ष बनते हैं। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो देखिए पृथ्वी को समय जो लगता है वह होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। कितना? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। यानी अगर हम लगभग में बोले तो यह 365 दिन और 6 घंटे का समय होता है। कितना? 365 दिन और 6 घंटे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है सौर्य वर्ष। क्या? सौर्य वर्ष। क्या कहा जाता है? सौर्य वर्ष। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो देखिए यह बढ़ता है 6 घंटे का समय। कितना? 6 घंटे का समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में बढ़ जाता है और 4 साल बाद यह एक दिन के रूप में आता है, जिसमें फरवरी 39 की हो जाती है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखाई देती है? तो देखिए पृथ्वी जो है शुक्र के समान दिखाई देती है आकार और बनावट में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो देखिए पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किसके कारण? पानी की उपस्थिति के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वह है सूर्य। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए चंद्रमा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है सेनोनोलॉजी। कौन? सेनोनोलॉजी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे शांति सागर कहते हैं। क्या? शांति सागर। शांति सागर, चंद्रमा पर मौजूद धूल के मैदान को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए चंद्रमा को एक जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। किसे? चंद्रमा को एक जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो देखिए यह सूर्य की रोशनी से चमकता है। किसकी रोशनी से? सूर्य की रोशनी से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की क्या वजह होती है? तो देखिए यह होती है आपेक्षिक सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात। क्या? आपेक्षिक सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, जो कि
11:5 अनुपात में लगता है। किसमें? 11:5 में लगता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो देखिए यह होती है टाइटेनियम की। किसकी? टाइटेनियम की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है? तो देखिए यह 57% भाग दिखाई पड़ता है। कितना? 57% भाग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? तो देखिए यह 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इतने ही समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए यह पर्वत है लिवनिट्ज पर्वत। कौन सा? लिवनिट्ज पर्वत। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो देखिए यह थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन। कौन? सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो देखिए यह 21 जुलाई सन 1969 को। कब? 21 जुलाई सन 1969 को, जो कि यूएसए के द्वारा भेजे गए यात्री थे। कौन थे वह? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किन यान से गए थे? तो देखिए यह अपोलो 11 से गए थे। किससे? अपोलो 11 से। चंद्रमा पर जाने वाले यात्री अपोलो 11 से गए थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रकाश चक्र क्या है? तो देखिए प्रकाश चक्र जो है यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाश और अप्रकाशित भाग को बांटती है। क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग को बांटती है। उसे हम प्रकाश चक्र कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो देखिए पृथ्वी की जो परिभ्रमण की दिशा है वह है पश्चिम से पूरब की ओर। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उसे दीर्घवृत्तीय कहा जाता है। क्या? दीर्घवृत्तीय कक्षा कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एप्साइड रेखा क्या है? तो देखिए एप्साइड रेखा जो है उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा? एप्साइड रेखा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। उपसौरिक क्या है? तो देखिए उपसौरिक जो है 3 जनवरी को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसे हम उपसौरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौरिक। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी के दिन को उपसौरिक कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी का दिन होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अपसौरिक क्या है? तो देखिए यह जुलाई के माह में आने वाला पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी वाला दिन होता है। क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी वाला दिन होता है जो जुलाई के महीने में आता है। इसे हम अपसौरिक कहते हैं। क्या? अपसौरिक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अक्षांश क्या है? तो देखिए अक्षांश जो है यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम अंश में दर्शाते हैं। किसमें? अंश में दर्शाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो देखिए यह विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। किसे? विषुवत रेखा को, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। देशांतर क्या है? तो देखिए यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे हम देशांतर कहते हैं और यह 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, जिनकी संख्याएं 360 होती हैं। देशांतर की संख्याएं कितनी है? 360। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं को आधार माना जाता है? तो देखिए यह देशांतर रेखाओं को आधार माना जाता है। किनको? देशांतर रेखाओं को। समय का जो निर्धारण है वह देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। कितने? 4 मिनट का अंतर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे गोरे कहा जाता है। क्या? गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सूर्य ग्रहण क्या है? तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई देना बंद हो जाती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण।
कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। कब? अमावस्या के दिन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, चंद्र ग्रहण क्या है? तो देखिए चंद्र ग्रहण जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही चंद्र ग्रहण कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो देखिए यह होता है पूर्णिमा की रात को। कब? पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो देखिए यह देशांतर के अंतरों के द्वारा किया जाता है। किसके? देशांतर रेखाओं के अंतरों के द्वारा। प्रत्येक दो देशांतरों के बीच 4 मिनट का समय अंतर होता है और पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं और 15 डिग्री देशांतर होने पर 1 घंटे का समय होता है। कितना? 1 घंटे का समय 15 डिग्री देशांतर के बीच। और अगर हम 360 देशांतरों को 15 से डिवाइड करें तो देखिए पूरे दिन में 24 घंटे निकल कर आते हैं और इसी प्रकार हम पूरी पृथ्वी पर 24 घंटे को दर्शाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो देखिए यह 180 डिग्री देशांतर को ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कह देते हैं। क्या? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, तो देखिए दोस्तों आज हमारे पृथ्वी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।